हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो फिजिक्स का पेपर है आप लोगों का, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पे आप लोग के सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस भौतिक राशि का बीमा नहीं होता है लेकिन मात्रक होता है। ठीक है, आप लोग को क्या बताना है कि बीमा भले नहीं होता है लेकिन मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है विकृति, दूसरा ऑप्शन है कोण और तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। ठीक है, जो कोण होता है, कोण का क्या होता है? बीमा नहीं होता है लेकिन मात्रक होता है। ठीक है, आज बात समझ में। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे नोट में, कभी कभी क्वेश्चन में एक बार ऐसे ही पूछा था कि किसकी न तो बीमा होती है और न ही मात्रक होता है। ठीक है, तो आप लोग उसका आंसर क्या हो जाएगा? विकृति। विकृति हो जाएगा। विकृति का न तो बीमा होता है और न ही मात्रक होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विकृति का न तो कोई बीमा होता है और न तो कोई मात्रक होता है। ठीक है, और फिर जो है कोण, इसका क्या होता है? कोण का बीमा नहीं होता है, मात्रक होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसको ध्यान से आप लोग देख के जाएंगे पेपर से पहले। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध लिखिए। ठीक ना, यानी रेखीय त्वरण और जो कोणीय त्वरण होता है उसके बीच में फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो रेखीय रेखीय त्वरण को आपको पता है ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रेखीय त्वरण को ए से दिखाते हो और कोणीय त्वरण को किससे दिखाते हो? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोणीय त्वरण को किसे दिखाते हो? अल्फा से दिखाते हो। ठीक है, तो इनके बीच में संबंध का मतलब होगा कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फार्मूला जो होता है, इसलिए ए बराबर आर अल्फा। संबंध क्या होता है? ए इजकल टू आर अल्फा। और आर क्या है बच्चों? आर बराबर है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। आर क्या है? जो त्रिज्या होती है ना, वो है। आ रही बात समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी ये क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देख के जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक मापी गई राशि है, यानी कोई भी एक वैल्यू आया गया है। ठीक है, कोई एक वैल्यू आया है, तो मापी गई राशि 20.030 20.030 में कितने सार्थक अंक हैं? ठीक है ना, कितने सार्थक अंक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 0। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 0 और तीसरा है 3 और चौथा है 0। आपको बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो आपको सार्थक अंक देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो सभी अशून्य संख्या क्या होता है? सार्थक अंक होता है, यानी जो भी 0 नहीं होगा, सभी अशून्य संख्या सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे अशून्य यानी जो 0 नहीं है वो सार्थक अंक है। तो आप लोगों को 2 भी 0 नहीं है, 3 भी, तो 2 सार्थक अंक दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अशून्य संख्या के अशून्य संख्या के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं सार्थक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है? अशून्य संख्या सार्थक अंक होता है। तो जो भी अशून्य संख्या होगा वो सार्थक अंक होगा। तो ये देखिए 2 क्या है? अशून्य है, 3 क्या अशून्य है। लेकिन आगे ये कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि अशून्य संख्या के
दाईं ओर की सभी संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। होती हैं, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि अशून्य संख्या के दाईं ओर, यानी ये अशून्य संख्या है और इसके दाईं ओर जितनी भी संख्या रहेंगी सभी क्या रहेंगी, सार्थक अंक होंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि दो क्या है, अशून्य संख्या है, और दो अशून्य संख्या है और इसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या है, सार्थक अंक है। यानी दो तो है ही, साथ में जीरो जीरो तीन जीरो भी क्या है, सार्थक अंक है। टोटल कितना हो गया, दो इसमें तीन इसमें, तीन दो पाँच हो गया। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जानबूझ के नीचे भी लिखा है, अगर इसमें नहीं समझ में आए तो इसमें टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राशि 200.0 में कितने सार्थक अंक हैं। तो आपको पता है कि जो भी अशून्य संख्या होता है वो सार्थक संख्या होता है। तो यह रहा आपका अशून्य संख्या, यह सार्थक संख्या है। और आपको पता है कि अशून्य संख्या के दाईं ओर सभी संख्याएं क्या होती हैं, सार्थक होती हैं। यानी दाईं ओर की सभी संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, भले दशमलव के बाद वाला ही क्यों ना हो, भले ही दशमलव के बाद जीरो ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक दो तीन चार, टोटल कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है। आपके ऑप्शन थे 3104। तो अगर पेपर में ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आप लोग किसको ट्रिक करोगे, चार संख्याएं हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है क्या। जो भी अशून्य संख्या होगा वो तो सार्थक होगा ही होगा। अशून्य संख्या के दाईं ओर की सभी संख्याएं क्या होंगी, सार्थक अंक। इसीलिए मैंने यहाँ पे अंक था तो जानबूझ के मैंने सिर्फ पॉइंट में जीरो लिया है, ठीक है, समझ में आने के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई कण है जो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में भी ऐसे ही ध्यान देना है, ठीक है। पेपर में भी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है कि जिससे कुछ ना कुछ क्लू निकले। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, यानी जो हमारा जो पथ है, यानी जो रास्ता कैसा है, वृत्तीय है। अरे यार किसकी नजर लग गई, ठीक है। तो कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से गति कर रहा है, ठीक है। एक कण आर त्रिज्या, यानी इसका कोई सेंटर होगा, आपको पता है कि सेंटर से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, त्रिज्या बोलते हैं। ये आर है। और कह रहा है कि एक समान चाल भी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो एक चौथाई क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चौथाई बोल रहा है, ठीक है। एक चौथाई किसे कहते हैं, एक चौथाई किसे कहते हैं, एक चौथाई यानी 1/4। और 1/4 का मतलब बाबू होता है कि चार हिस्सा में से एक हिस्सा, चार हिस्सा में से एक हिस्सा। यानी अगर कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है, तो इसके चार हिस्सा में से, यह चार हिस्सा हुआ ना, बराबर बराबर, एक दो तीन चार। तो इस चार हिस्सा में से कोई एक हिस्सा मान लेते हैं, या चार हिस्सा में से कोई एक, यह वाला एक हिस्सा, ठीक है ना, यह वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हो, ये वाला। तो एक चौथाई, एक चौथाई आवर्त काल में इसका विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना दूर का पूछ रहा है, बस यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब रीजन समझ में आ गया कि क्यों, क्यों जो कण यहाँ से शुरू हुआ है वो यहाँ तक, यहीं तक गया है। यार ये बात समझ में, यहाँ से शुरू होके क्यों यहीं तक गया है बाबू। यह इसलिए गया है क्योंकि कह रहा है सिर्फ एक चौथाई, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे कर लो, एक चौथाई ना, तो सिर्फ इसको डॉट डॉट कर लो। अरे बस में इसको ऐसे कर लो, एक चौथाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ हमको एक चौथाई से मतलब है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक चौथाई आवर्तकाल में इसका विस्थापन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, अगर यह यहाँ से केंद्र से और इसकी दूरी यह क्या है, त्रिज्या है ना। तो आपको पता है अगर यह त्रिज्या है तो ये भी एक त्रिज्या ही बन रही है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आर ही होगा। तो यह दूरी निकालना है अगर जो हमको, यह दूरी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कर्ण है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में आर स्क्वायर, दोनों आर ही है, दोनों क्या है, आर है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर, एक आर और एक आर, एक आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2 पार हो जाएगा, अंडर आर स्क्वायर, या रूट क्या हो जाएगा, दो पे भी जाएगा और आर स्क्वायर पे भी जाएगा, पढ़े हो ना आप लोग। तो यहाँ से एस इक्वल टू अंडर रूट 2, और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा बाबू, आर बचेगा, ठीक है, अंडर 2 आर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान से देख के जाएंगे, नोट कर लीजिए।
आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण, क्या कह रहा है, जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। ठीक है, यानी संबंध, जब भी संबंध बोले नहीं फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को किससे दिखाते हैं पता है? जड़त्व आघूर्ण को किससे दिखाते हो? आई से दिखाते हैं। ठीक है, और घूर्णन त्रिज्या को, घूर्णन त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? के से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके बीच में संबंध क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आई बराबर एम के स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर पेपर में देगा तो आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ ट्रिक करना है। ठीक है, मैं सॉल्व करके ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, आ रही बस में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक लिखिए। एक नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एसआई प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है बाबू? यह होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। आ रही बस में। और रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र को लिखिए। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक को आप लोग किससे दिखाते हो? अल्फा से दिखाते हो। किससे दिखाते हो? अल्फा से। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल, और नीचे क्या होता है बाबू? एल, फिर इनटू क्या होता है? डेल्टा टी होता है। यही आपका क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, जो लोग भी नहीं देखे हैं, अब तो टाइम ही नहीं बचा देखने के लिए। ठीक है ना, अब पेपर ही आ गया है, फिर भी आप लोग देख सकते हो। एक बार आप लोग चाहो तो जाकर चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई लोहे की छड़ है, और इस छड़ को क्या कर रहे हैं बाबू? हीट कर रहे हैं, नहीं गर्म कर रहे हैं। ठीक है, उष्मा दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको हीट करोगे ना, इस छड़ को, ये हीट क्या, जैसे ही छड़ को आप लोग हीट करोगे, ये छड़ क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। जब एकदम हीट कर दोगे ना तो ये रेड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? थोड़ी फैल जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी बाबू? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जो छड़ पहले यहीं तक थी ना, अब वो क्या हो जाएगी? थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले मान लो इसकी लंबाई यल थी, अब क्या हो गई? मान लो पहले यल यल थी, अब बढ़ के क्या हो गई? डेल्टा यल हो गई। ठीक है, पहले इसको टी टेम्परेचर दे रहे थे, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया, टेम्परेचर भी बदल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या गलती करते हो, आपको लगता है ना कि यल से डेल्टा यल बढ़ गया है, बढ़ नहीं गया है। डेल्टा यल का मतलब होता है, डेल्टा यल का मतलब होता है यल टू माइनस यल वन। यानी पहले यल टू, यानी पहले लंबाई कुछ और थी, अब बाद में कुछ और हो गई। ठीक है, यहाँ पे यल टू क्या है? बाद की लंबाई है, और यल वन क्या है? पहले की लंबाई है। सेम ऐसे ही डेल्टा टी क्या होता है? टी टू माइनस टी वन। यानी पहले कुछ और था, बाद में टेम्परेचर कुछ और हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक हमारे पास छड़ है बाबू, ये हमारे पास क्या है? छड़ है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, मीटर कर लो, इसको सेंटीमीटर रहने दो, मीटर करो। 5 मीटर की छड़ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इस छड़ को जब आप लोग हीट करोगे बाबू, तो जैसे ही हीट करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ पे फैल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे फैलेगा, तो मान लो कि पहले 5 का था, अब 8 का हो गया मान लो। पहले टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में क्या लिखूँ? पहले टेम्परेचर मान लो कि 120 था, अब मान लो कितना हो गया? 150 हो गया। ऐसे एक अंदाज से समझते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि यहाँ पे डेल्टा यल जो होगा वो क्या होगा कि यल यानी लंबाई, लंबाई कितना बड़ा है? 5 से 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 थोड़ी भर दोगे डेल्टा यल की जगह पे? नहीं, डेल्टा यल कैसे निकलेगा? तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 मीटर क्या हो गया? बढ़ गया ना, तो वही 3 मीटर यहाँ पे है। टेम्परेचर की बात करें तो 120 से 150 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 30 बढ़ा ना, 30 डिग्री। तो उसको लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, आ रही बस समझ में? यह फार्मूला था। ठीक है, पेपर में आएगा, देखना ध्यान से। ठीक है ना, यल क्या है? प्रारंभिक लंबाई है। मिटा दूं? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आप लोग सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई कण है। ठीक है, क्या है? एक कोई कण है,
जो 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग का मतलब क्या दे दिया आपको, भी दे दिया। 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी आर दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के परितः चक्कर लगा रहे हैं, यानी कोई वृत्त है, चक्कर लगा रहा है, इसके कोणीय वेग को ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, कोणीय वेग निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कोणीय वेग बराबर एक फार्मूला, कोणीय वेग निकालना है ना, तो v बराबर क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। थोड़ा ओमेगा देखना मेरे से बन नहीं रहा है आप लोग थोड़ा, ठीक है। तो यह ओमेगा जो होता है यही कोणीय वेग होता है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग होता है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यह ओमेगा बराबर आर, इसके नीचे चला जाएगा ना, v बटा आर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा किसे बोलते हैं, कोणीय वेग को। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बटा आर, यानी v के जगह पे कितना था, 3 था। और यहाँ पे आप लोग पेपर में ध्यान देना, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड था ना, तो यहाँ मीटर है तो यह सेंटीमीटर है। देखो दोनों यूनिट बराबर होना चाहिए, तो यह मीटर है सेंटीमीटर, जानबूझ के पेपर में से देते हैं सब कि आप लोग गलती करो, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर ना। तो सेंटीमीटर को क्या कर लो, मीटर बना लो, 100 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 2 जीरो से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 0.12 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना भरोगे आप लोग, 0.12 भरोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब कितनी बार में कटेगा, तो दशमलव हटाने के लिए 2 अंक बाद है ना, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो, सॉरी 100 से, तो ऊपर हो जाएगा 300, और नीचे 2 जो दशमलव हट जाएगा, यानी 12 आ गया। कितनी बार में कटेगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 6, 12 5 60, 25 बार में, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 25 बार, यानी ओमेगा बराबर कितना आ गया, 25। कोणीय वेग कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। पेपर में आएगा तो आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। इसका यूनिट होता है रेडिकल प्रति सेकेंड, ठीक है, रेडिकल प्रति सेकेंड, ठीक है। यूनिट भी लिख देंगे आप लोग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों के सामने, वो कह रहा है कि 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अगर पेपर में दे देगा 2 नंबर में कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग बाबू क्या लिखोगे, 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में, यानी कोई एक वस्तु है जिसका 1 केजी का द्रव्यमान है, ठीक है, यानी वो 1 केजी का वजन है, तो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। उसी को 1 न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। आप लोग डिफिनीशन याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एफपीएस का पूरा नाम क्या है, ठीक है। एफपीएस का पूरा नाम क्या है, फीट पॉइंट सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, या फिर फाइन फेज सोर्स। तो इसका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। आ रही बात समझ में।